बहुत स्वागत कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे मेहमान विनोद अग्निहोत्री जी, विजय त्रिवेदी जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर जगांवकर साहब। आइए अब बात करते हैं जरा भारत पाकिस्तान जब मिले क्रिकेट के मैदान पर तो क्या घमासान चल रहा है अभी तक। जब जब भारत और पाकिस्तान में किसी भी बात पर विवाद होता है तो कोई ना कोई पाकिस्तान में उठता है और कहता है सब मोदी की वजह से है और मोदी खराब आदमी है, राहुल गांधी बढ़िया आदमी है, राहुल गांधी अगर होता सत्ता में तो दोनों देशों के संबंध अच्छे होते। अब एशिया कप का मामला आया। एशिया कप के मैच में पहले टीम पाकिस्तान हारी, उसके बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया तो पाकिस्तान तिल मिला गया। ये उनके लिए एक ऐसी चोट थी जिसका वो जी ठीक से रो भी नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने आभास नहीं हुआ कि भारत के प्लेयर्स का रवैया जो है वो इतना सख्त हो सकता है। हालांकि आजकल खबरों में ये भी आ रहा है कि इस बात का एक इशारा उनको मिल दिया जा चुका था कि ऐसा इंडियन प्लेयर्स कर सकते हैं। ये उनके एक कंटिंजेंट का एक हिस्सा जो मैनेजमेंट के थे उनको ये बात मालूम थी, लेकिन उन्होंने अपने प्लेयर्स को इससे आगाह नहीं किया और बेइज्जती हो गई। अब पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को खूब मिर्ची लगी है। आप देख रहे होंगे वहां पर उनके टीवी पर बैठकर उनके पुराने कई क्रिकेटर्स उल जलूल बातें कर रहे हैं। एक यूसुफ यूहाना हुआ करते थे, ये पहले क्रिश्चियन थे, कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए, मोहम्मद यूसुफ हो गए, बड़े अच्छे शानदार बैट्समैन। इन्होंने तो गाली दे दी सूर्य कुमार यादव को, अपने यहाँ टीवी पर बैठ के गाली दे दी इंडियन कैप्टन को, क्योंकि उसने हाथ नहीं मिलाया इनके कप्तान से। दूसरे ये शाहिद आफरीदी घोषित तौर पर भारत विरोधी आदमी है। शाहिद आफरीदी घोषित तौर पर भारतीय सेना के खिलाफ बोलने वाला आदमी है, पाकिस्तान की सेना का महिमा मंडन करता है। और अब ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि इनके सारे क्रेडेंशियल्स एंटी इंडिया है, लेकिन फिर भी ये भारत में किसी की तारीफ करते हैं तो वो राहुल गांधी की करते हैं। इन्होंने राहुल को पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी बताया, कहा कि राहुल सभी को, पूरी दुनिया को साथ लेकर चलने में यकीन करते हैं और मोदी इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। मोदी नहीं चाहते कि रिश्ते सुधरें। पहले इसी पर आपको दो बातें बता देता हूं, क्योंकि इस व्यक्ति को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे फैन इसके यहाँ बैठे हुए हैं। कहने भारत में हिंदू मुसलमान की राजनीति होती है। ये व्यक्ति अपने इंटरव्यू में ये बता चुका है कि मेरे टीवी पर घर में भारत के टेली सीरियल्स चला करते थे, हमारे जो सीरियल्स है सास बहू टाइप सीरियल्स हमारे यहाँ पहले खूब होते थे, अभी भी होते हैं, तो बोलेंगे हमारे घर में वो चला करते थे। और मैंने देखा एक बार उसमें आरती हो रही है, कोई महिला टीवी में आरती कर रही थी, बोले मैंने टीवी तोड़ दिया, मुझे इतना गुस्सा आया। ये कह रहे मैं हिंदू मुसलमान की ये बात करते हैं। ये आदमी जो अपनी आर्मी के हर प्रोग्राम में जाता है जहां इसको बुलाया जाता है, और उस आर्मी का चीफ क्या कह रहा है? अभी हिंदू मुसलमान की स्पीच पहलगाम के आतंकवादी हमले से पहले किसने दी? उस पर बोला कभी इस आदमी ने कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं होनी चाहिए? तो ये तो बोलने वाले का तो मुंह ही नहीं है। खैर, लेकिन फिर भी राहुल गांधी को चूकर ये लेकर के आ गए तो बीजेपी में बहुत सारे लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया। जैसे किरण रिजिजू जो केंद्रीय मंत्री हैं, किरण रिजिजू ने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान और अफरीदी चाहें तो राहुल गांधी को अपना नेता बना लें। बीजेपी के दूसरे नेता अमित मालवीय, इन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हिंदुओं से नफरत करने वाले अफरीदी को राहुल अच्छे लगने लगे, राहुल पाकिस्तान से वार्ता चाहते हैं। अमित मालवीय ने पूछा कि आखिर क्यों भारत से नफरत करने वाले हर शख्स को राहुल गांधी पसंद है। और फिर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और पाकिस्तान की भाषा सेम है। देखो, मैंने इससे पहले भी कहा हूं, प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहा है, आप पाकिस्तान का स्टेटमेंट एक बार देख लीजिए। जब भी जो प्रमुख इंसिडेंट होता है, दुनिया में होता है, देश में होता है, पाकिस्तान का स्टेटमेंट देखो। और भारत कांग्रेस पार्टी में जो अपोजिशन पार्टी है, स्पेशली कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट देखो, फुल स्टॉप कॉमा सहित सेम लैंग्वेज रहता है। ये कैसे होता है? ये कैसे सिंक होते हैं जी? दादा, ये बात अभी प्रधानमंत्री ने भी कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा यहाँ कांग्रेस का नैरेटिव ये बिल्कुल समान था। राहुल गांधी आ जाएंगे तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे भारत और पाकिस्तान की सेलिब्रिटी को भी लगता है। त्रिपाठी जी, नहीं देखिए, लगेगा ही। और उसको अगर आप साफ तौर पर देखें तो पिछले 10-11 वर्षों को छोड़ दें तो पहले क्या बात होती थी? पहले भारत और पाकिस्तान एक बराबर बातचीत होती थी। ये कांग्रेस की नीतियों का ही तो परिणाम था ना। हम एक बराबर हर मंच पर हर जगह एक बराबर होते थे। यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा लेके कौन गया? कांग्रेस की सरकारों ने एक के बाद एक रणनीतिक गलतियां की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई पाकिस्तान सुधर जाता लेकिन कम से कम हम ये करते तो हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और पहले इसको कॉर्नर कर सकते थे। उनके मन में क्या आ रहा है कि आज तो मोदी ने गजब कर दिया, बात भी नहीं करता है और थोड़ा देशज में बोल रहा हूं, लेकिन लतियाता भी है और बतियाता भी नहीं। तो जब ये हालात होंगे तो हमें कौन चाहिए?
जो थोड़ा सा तो यार हाथ पकड़ ले, थोड़ा बैठने को जगह दे दे। अच्छा, अगर ये हो जाए तो उनको फिर से वो अपनी उसी हरकत पर आमादा हो जाएंगे, वही सब करने लगेंगे। और क्या भारत में नहीं पूछा गया था, क्या कांग्रेस के और दूसरे कई नेताओं ने नहीं कहा था कि कौवे मर गए थे और क्या क्या ताड़ के पेड़ गिर गए थे पिछले वाले एयर स्ट्राइक में? तो अभी भी वो बोलते ही, लेकिन अभी नहीं बोल पाए। जब खबरें आई कि 100 लोग आतंकवादी मारे गए तो भी उनका पता नहीं कितनी संख्या होगी। तो उनके देश को, जो पाकिस्तान के लोगों को लगता होगा यार राहुल गांधी या कांग्रेस आ जाए तो थोड़ा हमारे लिए सहूलियत होगी। इस पर आगे बात करेंगे। एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। गोरखपुर में एक नीट स्टूडेंट की हत्या हुई। आपको मालूम है गौ तस्करों ने कुछ अभी परसों की शायद वारदात है, उनकी हत्या कर दी थी। अब इसमें एक हत्यारे का एनकाउंटर हुआ है। इस हत्या में शामिल एक गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है और फिर पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों की धरपकड़ हो चुकी है, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। ये थाना क्षेत्र पिपराइच में जो महुआ चाफी ग्राम में घटना हुई थी, उसके क्रम में प्रकाश में आए अभियुक्तों में से एक अजब हुसैन जो है, जिसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़ा गया था, वर्तमान में हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती है। इसके अतिरिक्त एक अभियुक्त रहीम, जिसकी पुलिस को तलाश थी, उसकी एसओ पिपराइच एवं कुशीनगर पुलिस की टीम के द्वारा अभी जॉइंट ऑपरेशन में गिरफ्तारी हुई है, जिसमें उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई थी और जवाबी आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में उसको गोली लगी है, जिसका पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त छोटू और राजू को हिरासत में लेकर के पूछताछ व अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। 2 अन्य अभियुक्त जो इस केस में जिनकी पहचान अभी तक हुई है, उनके खिलाफ उनके ऊपर पुरस्कार घोषित किया गया और उनको पकड़ने के लिए जो हमारी 5 टीमें बनी हुई थी, वह सब टीमें ये मामला बहुत बड़ा बन गया था क्योंकि गोरखपुर का मामला था, मुख्यमंत्री के गृह जिले की बात थी और गौ तस्करों ने गांव में घुसकर एक लड़के की और स्टूडेंट की हत्या कर दी थी। इस पर अखिलेश यादव ने भी रिएक्शन दिया था कि अगर मुख्यमंत्री के जिले में ये हालात हैं तो आप समझ सकते हैं कि बाकी प्रदेश में क्या हाल होगा। बहुत सख्त रवैया इसके बाद फिर योगी आदित्यनाथ का रहा था और पुलिस की ये कार्रवाई हुई है। विशाल प्रताप सिंह जुड़े हमारे साथ, वो आपको इस पर और खबर देंगे। लोगों में बड़ी नाराजगी थी इस हत्याकांड को लेकर के, लेकिन पुलिस कह रही है कि अब सब पकड़े गए या अभी भी कोई व्यक्ति फरार है? देखिए सौरभ, इस पूरे मामले में जो अब तक की हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और रहीम नाम का एक ऐसा आरोपी है जो कि छात्र की नृशंस हत्या में शामिल था। उस दौरान गौकशी करने के लिए वहां मौके पर पहुंचा हुआ था। रहीम का एनकाउंटर हुआ है, हालांकि ये हाफ एनकाउंटर है। गोली लगी है आत्मरक्षा में, पुलिस की तरफ से जो गोली चलती है वो रहीम को लगी है और उसके बाद रहीम को नजदीकी जो सीएचसी होता है गोरखपुर में, वहां पर भर्ती कराया गया है। लेकिन 2 आरोपियों के बारे में बताया जा रहा है कि ये अभी भी फरार बताया जा रहा है और इसी को करके एडीजी एलओ हैं और यूपीएसटीएफ के चीफ हैं अमिताभ यश, वो इस समय गोरखपुर में कैंप किए हुए हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया था और एडीजी एलओ को निर्देश दिया था कि आप स्वयं मौके पर जाइए और जो वहां के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ पूरा कोऑर्डिनेशन में रहिए, क्योंकि जिस तरीके से छात्र की हत्या हुई थी गोरखपुर के पिपराइच इलाके में, उसको लेकर के आम लोगों में, आम जनता में जबरदस्त तरीके की नाराजगी थी और इसी वजह से मुख्यमंत्री ने साफ किया था कि लोगों के साथ संवाद होना चाहिए, लोगों के साथ बातचीत होनी चाहिए। अगर उनकी कोई भी मंशा है तो उसको शासन तक, प्रशासन तक पहुंचाना चाहिए। और इसी क्रम में अमिताभ यश के नेतृत्व में से कुछ देर पहले 4 महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई हैं। एक हाफ एनकाउंटर हुआ है जिसमें, और 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में यूपी एसटीएफ और यूपी की जो लोकल पुलिस है वो जगह जगह अभी भी कुशीनगर के आसपास के जो इलाके हैं, गोरखपुर के आसपास के इलाके हैं और बिहार बॉर्डर का जो इलाका है, गोपालगंज का इलाका, वहां पर कुछ लोगों के होने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। इसी को लेकर के यूपी पुलिस, यूपी एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रहे हैं और यह माना जा रहा है कि आज देर शाम तक और भी बचे हुए जो अभियुक्त हैं वो भी गिरफ्तार हो जाएंगे और इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाएगा कि छात्र की हत्या के पीछे असल मकसद क्या था और ये जो गिरोह है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा था, गौकशी में ही इन्वॉल्व था या दूसरे हीनियस क्राइम में भी इन्वॉल्व था। क्योंकि छात्र की हत्या कर देना और उसके बाद लाश को फरार हो जाना वहां मौके पर फेंक कर, यह दिखाता है कि गिरोह कहीं ना कहीं संगठित तरीके से अपराध को अंजाम दे रहा था और इसीलिए वो योगी आदित्यनाथ की जो यूपी पुलिस है उसकी जीरो टॉलरेंस का कुछ देर पहले शिकार भी हुआ। विशाल, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छी बात है, एक छात्र, बडिंग होनहार छात्र, उसकी इस तरीके से हत्या होना, उसके परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। ये खबर गोरखपुर में हुए हत्याकांड से जुड़ी, जो उसका अपडेट हमने आपको दिया। पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी को पकड़ा है। हम बात कर रहे थे राहुल गांधी की चर्चा पाकिस्तान में क्यों हो रही है, वहां के क्रिकेटर क्यों कह रहे हैं राहुल गांधी होते तो सब कुछ अच्छा होता। त्रिपाठी जी ने अभी कहा कि इसके लिए जिम्मेदार राहुल गांधी और उनके बयान है, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। विजय जी, नहीं, राहुल गांधी जी और कांग्रेस मुझे लगता है कि टाइमिंग उनकी कुछ प्रॉब्लम है। राहुल जी की, हाँ, राहुल जी कहें, कांग्रेस कहें, एक ही बात है। क्योंकि जब भी देश का मुद्दा आता है और ख़ासतौर से सेना का मुद्दा आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि देश पर सवाल नहीं खड़े किए जाएं या देश के कामकाज पे सवाल सरकार पर नहीं खड़े किए जाएं,
लेकिन जैसे पहले हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर हुआ, एयर स्ट्राइक को लेकर हुआ, फिर सीज फायर वाले में तो पूरे हिस्से में आप बहुत सारी बातें इंटरेस्टिंग रही कि वो देश के साथ खड़े ही नहीं दिखाई दिए। एक बार हुआ कि भाई ये घटना कैसे हो गई, पहले उस पर बात हो। पहले कहा कि विदेश मंत्री ने मुखबिरी कर दी, वो मुखबरी वाली बात हुई। फिर उसका जवाब भी वो आतंकवादी ने दे दिया कि जे करके कहा। हाँ, फिर हुआ कि युद्ध क्यों नहीं लड़ते हैं आप इनसे, कितने राफेल गिर गए। फिर ये हुआ कि भाई ये युद्ध का देश नहीं, ये तो बुद्ध का देश है, तो आप क्यों शांति नहीं करना चाहते। फिर जब शांति हुई सीज फायर, तो कहा गया कि आपने सीज फायर क्यों किया, हम तो इस पर कब्जा कर सकते थे। तो वो जो सारी बातें हैं वो उनको मौका देती हैं। और याद हो आपको कि मतलब राहुल जी के साथ साथ मणिशंकर जी का जिक्र करना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मणिशंकर जी तो वहाँ पर गए थे पाकिस्तान, वहाँ पर जो उन्होंने बयान दिया था सरकार, मोदी सरकार को हटाने के लिए जी पाकिस्तान की तो चले पुरानी बातें भी हो गई, पुरानी बातें हो गई। लेकिन ये जो सारे मुद्दा है, और जब उस समय हुआ था कि प्रमाण देना चाहिए, उसके फैक्ट क्या था। कांग्रेस को कोई प्रयास तो ऐसा करना चाहिए कि इस इंप्रेशन को हटाए, कि पाकिस्तान उसको चाहता है इस बात। और इंप्रेशन की बात नहीं है ना, पाकिस्तान इसमें इशू नहीं है ना, पाकिस्तान पे क्यों नजर रखते हैं। वो हिंदुस्तान के साथ आप जब कहेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक पर या एयर स्ट्राइक पर आपके पास क्या प्रमाण है क्या नहीं है, तो इसमें पाकिस्तान को क्यों आप जोड़ रहे हैं। मुझे तो इजराइल ने जब ये लड़ाई शुरू की थी हमास पर 2 साल पहले, उसका याद आता है। उस वक्त उनका नाम है नेफ्ताली बेनेट शायद, जो उनके पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उसको सब, ये अभी नेतन्याहू के धुर विरोधी पूर्व प्रधानमंत्री, वो व्यक्ति लगातार टीवी चैनलों पर बैठकर जब लड़ाई शुरू हुई तो इंटरव्यू दे रहा था सरकार के पक्ष में कि लड़ाई क्यों जरूरी है और हम लड़ाई क्यों कर रहे हैं। क्योंकि लोग उस वक्त भी कह रहे थे कि आप डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से गाजा पर हमला कर रहे हो, हमास से बदला ले रहे हो। और बाद में भी जो डेलीगेशंस भी भेजे गए तो उसमें कांग्रेस के भी नेता गए, तब भी कांग्रेस के नेतृत्व का जो एक पूरा विरोध था वो भी तो ऐसे सवाल खड़े करता। अगर अमित शाह जी अगर ये कहते हैं कि भाई अगर कांग्रेस चुनाव जीतेगी और पाकिस्तान में फटाके फूटेंगे तो क्या गलत कहते हैं। अफरीदी के बयान से तो आप देखिए, और जब अभी 2014 के बाद से और कल जिस तरीके से दहाड़े मार के आतंकवादी रो रहे थे कि किस तरीके से स्ट्राइक की, तो मोदी शासन में आने के बाद तो आतंकवादियों के आंसू निकल रहे पाकिस्तान में। और कांग्रेस सरकार के समय तो आतंकवादी को फांसी देने पर कांग्रेस के नेताओं के आंसू निकलते थे। ये बात भी देखना चाहिए ना, तो फिर क्यों ऐसी तुलना होती है। टू बी फेयर, मुझे ऐसा नहीं याद आता कि राहुल गांधी ने कोई प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट या पाकिस्तान से शांति करो, पाकिस्तान से बात करो, ऐसी कोई बात उन्होंने कहीं नहीं करी। क्योंकि लेकिन जो वो बातें करते हैं, युद्ध के समय पे ये पूछना आपके कितने जहाज गिर गए, क्या आपकी विदेश मंत्री ने मुखबिरी करके पहले उनको आगाह, ये सब मतलब समझ में ना आने वाली बात है। ये बात सही नहीं, आपको भाई आप विपक्ष के नेता, आपको सिर्फ एक बयान देना चाहिए था ना कि हम भारत सरकार के साथ है और भारत सरकार जो पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन उठाएगी हम उसके साथ है। आप सबूत भी पाकिस्तान से मांगते हो, भारत सेना से मांगते हो कि भाई आपके पास सबूत क्या है इस बात को लेकर। आपके पार्टी के बड़े नेता इस तरह से बयान देते हैं जिससे पाकिस्तान के मीडिया में वो बयान चलते हैं, आप उस समय अपने नेताओं पे कार्रवाई नहीं करते हो, तो पाकिस्तान को ताकत कहां से मिलती है। ये बात केवल ये शायद अफरीदी जैसे लोग नहीं, बाकी वहां उनके जो टीवी चैनल्स पर सीनियर जर्नलिस्ट बैठते हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई जब तक मोदी है तब तक तो भूल जाओ भारत पाकिस्तान के बीच शांति। देखिए दरअसल ऐसा है ना, खैर अभी समीर ने कहा कि राहुल गांधी को बयान देना चाहिए था, ये तो सर्वदलीय मीटिंग के बाद ही बयान दे दिया था, राहुल गांधी ने भी दे दिया था और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दे दिया था कि जो भी एक्शन लेगी हम साथ हैं, पूरा विपक्ष साथ है। ये तो पब्लिक डोमेन में है, तो ये कहना कि ऐसा बयान नहीं दिया। ये बात जरूर है कि कई चीज़ें जो है गलत मौके पर गलत सवाल या सही सवाल गलत मौके पर पूछे आपने, ये बात सही है। इसमें इस तरह का थोड़ा उनका भाई पूछना ये चाहिए था कि जब आपने पाकिस्तान ने घुटने तोड़ दिए, गर्दन पकड़ ली, तो मसूद अजहर और जैश ए मोहम्मद के चीफ को और उसको हाफिज सईद को, जो हमारे घोषित अपराधी हैं, अदालत से वारंट है जिनके नाम गिरफ्तारी का, और दाऊद इब्राहिम, उनको क्यों नहीं ले पाए आप। ये पूछना चाहिए था राहुल गांधी को। राहुल गांधी ने नहीं पूछा कि सीज़फायर के बदले लेते, सीज़फायर बदल लेते आप। हमने अमेरिका कहने पर नहीं किया, हमने अपने मन से किया, पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाने पर किया, घुटने टेकवा के किया, तो हम तीनों लेते। ये सवाल नहीं पूछा, ये मैं कह रहा हूं। तो अगर पाकिस्तान में कोई प्रो राहुल स्टेटमेंट देता है तो ये यहाँ राहुल गांधी को नुकसान होता है? नहीं, देखिए अब ये तो मान लिया अटल जी के बारे में बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोल देते थे पाकिस्तानी। अच्छा, कौन सा अटल जी का नुकसान हो गया? अब कोई किसी को पसंद कर, मोदी जी की तारीफ करते हैं कई पाकिस्तानी, कितना बढ़िया लीडर है, ऐसा लीडर मिलना चाहिए, तो करते हैं, वो अलग बात है। दूसरी बात, अफरीदी वगैरह इस बात को भूल जाएं, पाकिस्तान का जन्म ही हिंदू मुस्लिम पे हुआ है। एग्जैक्टली। जिस देश का जन्म ही हिंदू मुस्लिम नफरत पे हुआ है, वो किस मुंह से बोलेंगे भारत के बारे में? साहब दूसरी आपको बताता हूं, पाकिस्तान और क्रिकेट के मैदान पर हो क्या, अफरीदी को इसकी चिंता ज्यादा करनी चाहिए जो वहां बेइज्जती हो रही है, वहां अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाएं। एक कैसे एक इंसल्ट हुई पाकिस्तान की आगे, पाकिस्तान ने एशिया कप के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की मांग रखी थी। इनफैक्ट वो एक किस्म की धमकी थी
कि अगर आप इस मैच रेफरी को नहीं हटाओगे, जिसने इंडिया पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान का आरोप है कि ये कहा इंडियन पाकिस्तानी कैप्टन से कि हैंडशेक नहीं होगा, तो उन्होंने कहा ये इस व्यक्ति को एशिया कप से बाहर कीजिए, धमकी दी और कहा कि अगर ये रहेगा तो हम अगला मैच नहीं खेलेंगे। वो मैच आज है पाकिस्तान और यूएई का, तो उन्होंने कहा हम मैच नहीं खेलेंगे अगर ये व्यक्ति नहीं हटेगा। आईसीसी में शिकायत लेकर के गए, आईसीसी ने कहा नथिंग डूइंग, वो व्यक्ति रहेगा, हम उसे नहीं हटाने वाले। और एंडी प्राइक्रॉट बहुत सीनियर प्लेयर और बहुत सीनियर रेफरी है और इम्पैनल रेफरी है, तो आईसीसी ने साफ मना कर दिया। अब पाकिस्तान को इज्जत बचाने के लिए करना तो ये चाहिए था, भाई हमने कहा था मैच नहीं खेलेंगे तो ना खेलो मैच। तो वो पहले एक ईदर भपकी के लिए पाकिस्तान ने कल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी मैच से एक दिन पहले होती है वो रद्द कर दी, लेकिन फिर शाम के वक्त इनके प्लेयर्स प्रैक्टिस के लिए भी दिखाई दिए। तो आज सुबह भी इन्होंने प्रैक्टिस की है। अब पाकिस्तान गया फंस कि पहले तो बड़े बोल दिए कि हम बॉयकॉट कर देंगे, तो करो अब बॉयकॉट। अब ये तो भाई बड़ी जबरदस्त बेइज्जती है ना कि आपकी डिमांड पर तो साफ घंटों में इनकार हो गया कि नहीं एंडी प्राइक्रॉट कहीं नहीं जा रहा। अब देखते हैं, अभी आज एक स्टेटमेंट आया था इनका पीसीबी की तरफ से कि हम अभी विचार कर रहे हैं, हम वो करेंगे जो क्रिकेट के पाकिस्तान के क्रिकेट के हित में होगा। तो पाकिस्तान के क्रिकेट में तो ये हित में तो यह है कि मैच खेलते रहो, कुछ पैसा मिलता रहेगा, लेकिन अब देखिए शाम को मैच होता है कि नहीं होता। अभी तक तो कोई ऐसे आसार नहीं है कि वो पाकिस्तान बॉयकॉट करेगा तो बाहर हो जाएगा टूर्नामेंट से। नहीं, मेरा तो स्पष्ट मानना है और निश्चित तौर पर पाकिस्तान में लोग सुन ही रहे होंगे, नहीं तो काट के बाद में सुनेंगे। हैसियत हो तो बाहर हो के दिखाओ। औकात नहीं है तुम्हारी कि भारत के साथ या भारत के होने वाले मैच में या एशिया कप में या किसी भी कप में बिना खेले तुम्हारा जीवन चल पाए। आईपीएल से वैसे ही पाकिस्तानी खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, भूखों मर रहे हैं। उनकी वो स्थिति नहीं है कि वो अपना जीवन उस तरह से जी पाएं जैसे इमरान खान या कहें तो शाहिद अफरीदी भी जैसे जीता था। अब उन्हें नहीं मिल रहे हैं उतने पैसे, उनकी मजबूरी है, वो रो के गा के कुछ भी करके मैच तो खेलेंगे ही खेलेंगे। वो कंगले हैं, उनसे ज्यादा इनकी औकात नहीं। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कटोरा लेके फिर चल दिए बाहर, कहां इस बार अमेरिका। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वहां के प्रधानमंत्री भी इस बार वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अगले हफ्ते अमेरिका न्यूयॉर्क। और इसमें पहली खबर तो यही थी कि आसिम मुनीर ने इस बार सोचा कि चलो मैं अपने प्रधानमंत्री को भी ले जाऊं यार, हर जगह मैं ही जाता हूं, तो वो इस बार अपने प्रधानमंत्री को साथ में लेकर के जा रहा है। और वहां पर देखिए इनकी मुलाकात जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप से होगी या नहीं होगी, लेकिन सऊदी अरब, यूके, इन देशों की भी यात्रा करके फिर ये वहां पहुंचेंगे और डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात का कार्यक्रम फिलहाल है, अभी ऐसी चर्चाएं हैं। पाकिस्तान का कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। ये बैठक जो है 24-25 सितंबर के बीच हो सकती है। पाकिस्तान अमेरिका संबंधों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जरूर होगा। ये ट्रंप ने अभी तक शहबाज शरीफ के साथ कोई मुलाकात नहीं की है, मौका ही नहीं हुआ। लंच पे भी बुलाया था व्हाइट हाउस में तो आसिम मुनीर को बुला लिया था, आसिम मुनीर ही परेड देखने के लिए वहां पर गया था। तो मुनीर तो बार बार अमेरिका का दौरा कर रहा है, ट्रंप शहबाज शरीफ बेचारे वो उनको कोई पूछता नहीं। सर वैसे इस जोड़ी में दुमचल्ला कौन है जो आज अमेरिका जो जाएंगे? जोड़ी है कि बॉस में और उसमें जोड़ी होती है क्या? सॉरी आसिम मुनीर जो वहाँ पर बॉस हैं और इसमें कुछ है नहीं, एक क्योंकि वो जनरल असेंबली का मौका है तो इसलिए प्रधानमंत्री जनरल को साथ ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नहीं, जनरल प्रधानमंत्री जी को साथ ले। जनरल असेंबली में भी बोलने देगा शहबाज शरीफ को या नहीं? बहुत संभावना नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जनरल नहीं बोलते तो इसलिए ये मौका मिल जाएगा उनको कि वहाँ पर बोलें। और ये जनरल पूरी तरह से ही कमांड वहाँ पर है, मतलब एक औपचारिक तौर पर सत्ता पलट नहीं हुई है। बाकी तो सत्ता आसिम मुनीर के पास ही है और वही सब कुछ काम देख रहे हैं किस तरह से करना है। अमेरिका से लगातार इंटरेक्शंस ये क्या बता रहे हैं ट्रंप के साथ? खासकर ट्रंप के साथ इंटरेक्शन ये बता रहे हैं कि भाई वो चाहते हैं कि एक सेफ कुछ बना रहे रास्ता। कई बार होता है ना कि आप किसी की आड़ में बैठे रहते हैं तो थोड़ा सा भरोसा रहता है कि भाई कुछ एकदम ही कुछ नहीं हो जाएगा। तो अब तो माय फ्रेंड नरेंद्र हो गया है तो कुछ हाँ, तो भी वो कहेंगे उसका असर दिखेगा, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं देखिए प्रभु वापस भी लौटना है। देखिए शरणागत का है ना, रक्षा करना धर्म होता है। अच्छा, मिलेंगे तो मुनीर साहब ही ट्रंप साहब से, जब बैठक के बाद मुनीर साहब निकलेंगे तो कहेंगे साहब शरीफ साहब बाहर बैठे, एक फोटो ले लो, उनका अंदर बुला के ले आता हूँ। तो फिर वो शरीफ साहब को अंदर बुलाएंगे, एक फोटो खिंचवा देंगे साथ में, वो कह देंगे कि शरीफ साहब की मुलाकात करा दी। मुनीर इस समय पाकिस्तान को चला रहे हैं, मुनीर साहब ही सारे पाकिस्तान के निर्णय ले रहे हैं।
और वहां भी मुनीर साहब जो चाहेंगे वही होगा। वहां शरीफ साहब जरूर बोलेंगे यूएन असेंबली में, लेकिन जो लिख के मुनीर साहब देंगे और जो अप्रूव करके देंगे वही बात वहां पर शरीफ साहब को करनी लेकिन सर, पड़ेगी। जितनी तारीफ या रिश्तों की गर्माहट ट्रंप पाकिस्तान के साथ दिखा चुके हैं, खासकर मुनीर को व्हाइट हाउस में बुला करके, मैं फिर वही पूछ रहा हूं कि अब तो जब वो भारत के साथ, प्रधानमंत्री के साथ ऐसे क्लोज संबंध दिखा रहे हैं, जता रहे हैं, तो यहां भी तो कुछ दिखाना पड़ेगा उनको, हमारी सेंसिटिविटी का ख्याल रखना पड़ेगा। ट्रम्प साहब दोनों गेंदें एक साथ अपने दोनों हाथों में रखेंगे। वो मतलब भारत के साथ अपनी गर्मजोशी दिखाएंगे, सब करेंगे, लेकिन वो मुनीर को, पाकिस्तान को अपने साथ रखेंगे। अच्छा, क्योंकि वो उनकी एक रणनीति का हिस्सा है। और कभी भी अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति रहा हो, पहले तो ये होता था कि अमेरिकन राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान की यात्रा एक साथ करते थे। पहले नई दिल्ली आते थे, फिर इस्लामाबाद जाते थे, कई बार इस्लामाबाद पहले आते थे, फिर वहां दिल्ली आते थे। ये तो बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, सबके सामने ऐसा हुआ है। तो अब ट्रम्प साहब तो खैर ऐसा नहीं किए, लेकिन अभी वो पाकिस्तान को अपने साथ रखेंगे, भारत के साथ रिश्ते बनाते रहेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगे पाकिस्तान हमें भी टच ही नहीं होना चाहिए अगर वो अपने संबंध रखते हैं। ये तो हर देश का अधिकार है ना। हम भी तो चीन से दोस्ती कर रहे हैं, रूस से कर रहे हैं और ट्रम्प से भी कर रहे हैं, उसमें क्या दिक्कत है।